हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति है और आज मैं आपको बताऊंगी इमोशंस के बारे में और उनकी थ्योरीज़ के बारे में। इसमें 3 थ्योरी हैं इससे रिलेटेड, जिसको मैं यहाँ डिस्क्राइब करूँगी। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि पीटी यंग के अकॉर्डिंग इमोशंस का मतलब क्या होता है। उन्होंने कहा है, एन इमोशन इज़ अ डिस्टर्ब्ड स्टेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इमोशंस मे बी क्लासिफाइड इनटू 6 ब्रॉड टाइप्स। यहाँ पे 6 टाइप के इमोशंस बताए हैं: लव, जॉय, एंगर, सैडनेस, फियर, सरप्राइज। लव को कैसे यहाँ पर देखते हैं? अफेक्शन, पैशन, अट्रैक्शन के रूप में। जॉय को चेयरफुलनेस, ऑप्टिमिज्म, कंटेंटमेंट के रूप में देखते हैं। कंटेंटमेंट मतलब संतोष। रिलीफ, सेटिस्फैक्शन, होप, एक्साइटमेंट, प्लेजर, ये सारी चीज़ें जॉय के अंदर आती हैं। सरप्राइज को कैसे देखते हैं? एस्टॉनिशमेंट या बेविलमेंट। एस्टॉनिशमेंट मतलब एकदम से आश्चर्यचकित हो जाना। बेविलमेंट मतलब घबराहट हो जाना। मतलब कहते हैं ना, सरप्राइज लग गया या शॉक लग गया या सरप्राइज हो गया, तो ये उस कैटेगरी में आता है। एंगर ये एक इमोशन है जिसे हम कैसे देख सकते हैं? इरिटेशन के थ्रू। कोई इरिटेट हो रहा है यानी कि इसको गुस्सा आ रहा है। फ्रस्ट्रेशन, डिसगस्टिंग, जेलसी, अनॉयंस, ये जो चीज़ें हम किसी के अंदर देख रहे हैं मतलब उसको एंगर उसके अंदर आ रहा है, इमोशन एंगर का। सैडनेस, सैडनेस कैसे पता चलेगी? सफरिंग, कोई सफरिंग में दिख रहा है हमें, कोई डिसअपॉइंटमेंट में दिख रहा है, नेग्लेक्ट दिख रहा है, कोई नेग्लेक्टेड जिसको ध्यान नहीं दिया जा रहा है। गिल्ट के थ्रू दिख रहा है, पिटी के थ्रू दिख रहा है, पिटी मतलब दया। रिमोर्स के थ्रू दिख रहा है, मतलब कि आत्मग्लानि। अगर किसी को किसी की एक्टिविटी से लग रहा है कि वो आत्मग्लानि जता रहा है, इसका मतलब वो सैड है। सिंपैथी से दिख रहा है। फियर, फियर एक ऐसा इमोशन है जिसे हम कहते हैं डर। ये कैसे पता चलता है? जब हम किसी को बहुत एंजाइटी में देखते हैं, डिस्ट्रेस देखते हैं, बहुत नर्वस यहाँ पर किसी को देखते हैं। डिस्ट्रेस में मतलब एक्सट्रीम एंजाइटी है, बहुत ज़्यादा दुख, बहुत ज़्यादा गहन दुख। जैसे किसी का कोई अपना चला जाता है तो वो बहुत ज़्यादा एंजाइटी उसको हो जाती है इस बात की, तो वो फियर के अंदर आती हैं ये तीनों की तीनों जो इमोशंस हैं। उसके बाद रीजंस फॉर हाइटेंड इमोशनैलिटी। अब क्या वो रीज़न होते हैं जिनकी वजह से ये इमोशंस डिसबैलेंस हो जाते हैं, बहुत एक्सट्रीम में हो जाते हैं? मतलब एक्सट्रीम में गुस्सा आ सकता है, एक्सट्रीम में खुशी भी हो सकती है। तो एक्सट्रीम में चले जाने का मतलब है हाइटेंड इमोशनैलिटी, इमोशंस बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो रहे हैं। तो पहला रीज़न है अ चेंज ऑफ रोल एट होम, स्कूल एंड सोसाइटी। क्योंकि जब एक बच्चा छोटा है तो उसको सब पैम्पर करते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है, खुद से एक काम करना सीखता है, तो उसको हम खुद ऑर्डर देने लग जाएंगे कि ये एक गिलास पानी लाओ, ये करो, वो करो, ये तुम खुद से कर सकते हो। तो उसको कहीं ना कहीं थोड़ा गुस्सा आने लगता है कि पहले की तरह मुझे पैम्पर क्यों नहीं कर रहे हैं। स्कूल में भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग हो गई है, वहाँ पे भी टीचर्स स्ट्रिक्टली बिहेव कर रहे हैं, डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ रहा है। तो इससे भी उनको जो इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं कि वो पहली वाली पैम्परिंग नहीं रही, अब उनका क्योंकि रोल चेंज हो रहा है, तो ये एक रीज़न भी होता है। उसके बाद दूसरा है अनफेवरेबल रिलेशंस एट होम। अब घर के अंदर बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं, सबकी सोच आपसे नहीं मिलती, सब अलग अलग टाइप से आपको ट्रीट करते हैं, तो आपके अकॉर्डिंग सब नहीं है, तो उसकी वजह से भी आप डिस्टर्ब होते हो इमोशनली। सोशल एक्सपेक्टेशंस, ये तीसरी एक कारण है, तीसरा, कि समाज की कुछ हमसे अपेक्षाएं हैं जिनकी वजह से भी हम इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं। कि वो क्या चाहते हैं, कि क्या कैसा इंसान परफेक्ट होता है। कि सपोज़ आपने 10th कर ली, तो अब समाज आपसे ये पूछेगा कि आप कौन सी स्ट्रीम ले रहे हैं। साइंस ले रहे हैं तो वेल एंड गुड, आपको बहुत प्राउड से देखेंगे। अगर आर्ट्स ले रहे हैं तो ओहो, शायद कमज़ोर होगा पढ़ाई में इसीलिए आर्ट्स ले रहा है। तो एक ये इसकी वजह से क्या है, आप अगर लेना भी चाहते हैं आर्ट्स और आपके अंदर पैशन है आर्ट्स के थ्रू कुछ करने का, तो वो दबने लगता है, क्योंकि समाज की जो एक्सपेक्टेशन है वो हावी है आपके ऊपर कहीं ना कहीं। तो आप उनको दिखाने के लिए कहीं ना कहीं वो कर रहे हो जो आप नहीं करना चाहते हो, और इस वजह से भी आप इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हो। उसके बाद चौथा रीज़न है डिफ़िकल्टी इन एडजस्टमेंट टू द ऑपोजिट जेंडर।
यहाँ पर जैसे कि बच्चे जब छोटे हैं तो उनको देखा होगा आपने कि लड़के लड़कों से ही दोस्ती कर रहे हैं, लड़कियाँ लड़कियों से ही कर रही हैं। जब उनको साथ में बिठा दें आपस में एक साथ लड़के लड़कियों को, तो कहीं न कहीं वो बहुत ज़्यादा शाय फ़ील कर रहे हैं, ठीक से बात नहीं कर रहे, वैसे रिएक्ट नहीं कर रहे जैसे वो अपने बाकी सेम जेंडर में कर रहे थे। तो ये क्या है, उनको ऐसा सिखाया जाता है फैमिली में, समाज में, इस तरह से चीज़ें एकदम बोली जाती हैं कि उनको ये लगता है कि जो ये ऑपोज़िट जेंडर है, ये इसके साथ में कहीं न कहीं वो एडजस्ट करना उनको थोड़ा मुश्किल होता है। इस तरीके से तो एक ये भी बहुत बड़ा रीज़न है, इसीलिए भी वो इमोशनली थोड़ा डिस्टर्ब होते हैं। उसके बाद 5वां रीज़न है रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट। ये बहुत नॉर्मल है, इसे सब जानते हैं कि धर्म की वजह से बहुत लोग आहत होते हैं। कोई किसी धर्म को फ़ॉलो करता है और उसको अगर आप उसके धर्म पर कुछ उँगली उठाएँ तो आपको गुस्सा आता है। तो इस वजह से भी कहीं न कहीं आप इमोशनली डिस्टर्ब होते हो। तो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। उसके बाद छठा रीज़न है स्कूल फेलियर, कि स्कूल में अगर फ़ेल हो जाओ तो इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं कि अब मुझे पीछे जो छोटे बच्चे हैं उनके साथ बैठना पड़ेगा उस सेम क्लास में, और मेरे साथ वाले थे वो आगे चले गए, तो उससे आप बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हो। इमोशनली इससे भी डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा फ़ील होता है, आपको सैडनेस बहुत रहती है, कहीं न कहीं आपका कॉन्फिडेंस लेवल गिरता है। तो एक ये रीज़न है। 7वां रीज़न है कॉन्फ्लिक्ट्स विद फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। जब आपके फ्रेंड्स के साथ और फैमिली मेम्बर्स के साथ झगड़े होते हैं तो उसकी वजह से भी इमोशनली डिस्टर्ब होते हो आप। 8वां है वोकेशनल प्रॉब्लम्स। वोकेशनल मतलब यहाँ किसी को जॉब नहीं मिल रही है उसके अकॉर्डिंग जो वो काम करना चाहता है, जो उसमें स्किल है उसके अकॉर्डिंग उसको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं कि वो उसको इम्प्रूव कर पाए। तो यहाँ पर ये भी एक रीज़न होता है कि इमोशनली डिस्टर्ब हो जाता है कि वो उस फील्ड में जिसमें वो इंटरेस्टेड नहीं है और जिसमें इंटरेस्टेड है उसमें वो पहुँच नहीं पा रहा है। तो वो कहीं न कहीं कोई ना कोई डिप्रेशन में भी रहता है, कभी कोई सैड रहता है। उतना कॉन्फिडेंस उसको नहीं होता है सोसाइटी में खुद पर कि वो सबके सामने खुल के बात करे। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है इमोशनल हाइटेंड का। उसके बाद 9वां रीज़न है लाइफ चैलेंजेस। लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, कब कौन सी सिचुएशन सडनली आ जाए कि आप वहाँ पर कैसे रिएक्ट करेंगे आप समझ नहीं पाते। तो ये भी बहुत बड़ा एक रीज़न है जिसकी वजह से इमोशनली इंसान डिस्टर्ब हो जाता है कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, अच्छी जॉब है, सब कुछ है, और एकदम से सपोज़ घर में किसी की डेथ हो जाए, आपने बहुत सारे लोन लिए थे जो उसको देने थे, उसके बेस पर भी डिपेंड थे किसी ना किसी चीज़ पर, एकदम से आप कैसे कोप अप करें, आप बहुत ज़्यादा इमोशनली टूट गए हो, तो डिसबैलेंस हो गया है इमोशंस का यहाँ पर भी। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है लाइफ चैलेंज की, लाइफ के चैलेंजेस भी आते हैं, तो उसे कैसे डील किया जाए। उसके बाद है पॉइंट्स ऑफ इमोशनल प्रॉब्लम्स। इमोशनल प्रॉब्लम्स के पॉइंट्स क्या हैं? रीजंस कुड बी बुलिंग, मतलब कोई आपको परेशान करता है बेमतलब में, जैसे कि क्लासेस में, स्कूल्स में बच्चे एक दूसरे को चिढ़ाते हैं किसी के नाम पर, किसी के दांत थोड़े से आगे हुए हैं तो उसको खरगोश खरगोश बोल के चिढ़ाएंगे। तो इस तरीके से वो भी इमोशनली डिस्टर्ब होता है, उसको कहीं ना कहीं बुरा लगता है। तो उस तरीके से दूसरा रीज़न है हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम पेरेंट्स एंड टीचर्स कॉजेज अ फीलिंग ऑफ इन्फीरियॉरिटी एंड लो सेल्फ एस्टीम। मतलब पेरेंट्स की बहुत ऊंची उम्मीदें होती हैं हमसे, टीचर्स की भी, कि बहुत अच्छा परफॉर्म करे, हर चीज़ में बेस्ट करे, और हम अगर उतना नहीं कर पा रहे हैं तो वो हमको डाउन फील कराते हैं, ये बोल के दूसरों से कंपेयर करके कि उसका बेटा या उसकी बेटी देखो कितना अच्छा कर रही है, और तुम्हें देख कर वो बहुत ही ऐसा फील करते हैं जैसे उनको शर्म आ रही है तुम्हारे पेरेंट्स होने पे। तो इससे आपको कहीं ना कहीं इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आता है, लो सेल्फ एस्टीम जनरेट होती है आपके अंदर। इसकी वजह से भी कहीं न कहीं आप इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हो। फिर तीसरा एक पॉइंट है पीयर प्रेशर, कि जो हमारा ग्रुप है, जिन लोगों में हम जो हमारे साथ के लोग हैं, दोस्त हैं हमारे, वो लोग कहीं न कहीं अगर अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं अपने-अपने फ़ील्ड में और आप उतना नहीं उठ पा रहे हो,
तो वो चीज़ भी कहीं न कहीं आपको खलती है कि उनका भी प्रेशर कहीं न कहीं आपको फ़ील होता है कि मैं भी उतना बराबर कहीं न कहीं मैं सक्सेस पाऊँ, तभी मैं कॉन्फिडेंट फ़ील करूँगा, वरना उससे भी आप अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हो और इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हो बहुत ज़्यादा। उसके बाद है यूज़ ऑफ ड्रग्स एंड इंटॉक्सिकेंट्स। अब जो लोग ड्रग्स यूज़ करते हैं, इंटॉक्सिकेंट्स यूज़ करते हैं, उसकी वजह से भी इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्रग्स लेने से हार्ट बीट तेज़ हो सकती है, उसके कारण आपको एकदम एंजाइटी फ़ील होगी। तो ये सब फिज़ियोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि आप कुछ ना कुछ दवाइयाँ या ड्रग्स इस तरीके की ले रहे हैं जो आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंज कर रहे हैं, और उसकी वजह से आपको इमोशनल चेंज भी हो रहे हैं, क्योंकि हार्मोन्स से बहुत बड़ा कनेक्शन है हमारे इमोशंस का। तो इससे भी इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं। उसके बाद पांचवा पॉइंट है अनफेयर प्रैक्टिसेस इन स्कूल एंड इंस्टीट्यूट। जैसे कि आपके साथ कहीं ना कहीं अनफेयर हो रहा है कि सपोज़ कोई बहुत बड़ा एक रोल हो रहा है, एनुअल फंक्शन है, और कोई रोल है शेक्सपियर का ही, अगर कोई रोल हो रहा है और उसमें आपको जो एक बड़ा रोल है, हीरो का रोल है, वो आपको ना दे के, आप टैलेंटेड ज़्यादा थे लेकिन टीचर के या प्रिंसिपल के बेटे को दे दिया, तो आपको कहीं न कहीं ये चीज़ फ़ील हुई, जिसमें टैलेंट भी नहीं था पर आपको नहीं दिया, उसको दे दिया। तो कहीं न कहीं आपके साथ अन्याय हुआ यहाँ पर। तो ये सब देखकर भी इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं कि हम क्योंकि हमारे पेरेंट्स उतने पावरफुल नहीं हैं कि उनकी इतनी पहुँच हो कि हमें अच्छी जगह दिला पाएँ। इनके पास वो है, हमारे पास टैलेंट होके भी हम पीछे रह गए, क्योंकि कहीं न कहीं ये चीज़ उनके माइंड में आई, इसीलिए भी इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। अब मैं आपको बताऊँगी थ्योरीज़ ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट। यहाँ पे 3 थ्योरीज़ हैं। जेम्स एंड लैंज ने एक थ्योरी दी है, एक दी है कैनन एंड बार्ड ने, एक दी है शाक्टर एंड सिंगर ने। तो यहाँ पर पहली जो थ्योरी है वो है जेम्स एंड लैंज। तो यहाँ पर जेम्स एंड लैंज क्या कहते हैं, पहले परसेप्शन होता है, फिर फिजियोलॉजिकल चेंज होता है, फिर फील इमोशन। इसका क्या मतलब है, सिंपली बताती हूँ कि पहले आपने कुछ देखा या सुना, मतलब आपके 5 सेंसेस हैं, उससे आपने कुछ भी फील किया, उसके बाद ही फिजियोलॉजिकल चेंज होगा और उसके बाद इमोशंस निकल के आएंगी। इसमें एग्जांपल मैं देती हूँ बहुत सिंपल सा, कि सपोज़ एक इंसान ने सांप देखा और एकदम से वो कांपने लग गया, उसको पसीना आने लग गया बहुत तेज़, और उसके बाद उसको डर लगना शुरू हुआ। तो यहाँ पर जेम्स एंड लैंज क्या कहते हैं कि इमोशंस कैसे डिस्टर्ब होते हैं, कैसे इमोशंस निकल के आते हैं। पहले आपका परसेप्शन होगा, उसके बाद फिजियोलॉजिकल चेंज होगा, उसके बाद अब इमोशन निकल के आएंगे। तो ये रीज़न होता है इमोशंस निकलने का, इन्होंने कहा है जेम्स एंड लैंज ने। उसके बाद है कैनन एंड बार्ट थ्योरी। ये क्या कहते हैं कि पहले परसेप्शन होता है, उसके बाद फिजियोलॉजिकल चेंज और फील इमोशन, ये दोनों सेम टाइम पे होते हैं। क्योंकि जेम्स एंड लैंज ने क्या कहा था, ये तीनों अलग अलग टाइम पे, पहले परसेप्शन, फिर फिजियोलॉजिकल चेंज, फिर फील इमोशन। यहाँ पर पहले परसेप्शन, उसके बाद फिजियोलॉजिकल चेंज और इमोशंस का जो निकलना है वो एक साथ हो रहा है। मतलब कि पहले सांप देखा, उसके बाद में जो शिवरिंग हो रही है और डर लग रहा है, ये दोनों एक साथ हो रहे हैं। ये नहीं कि पहले शिवरिंग है उसके बाद डर निकला है, दोनों एक साथ हो रहे हैं। तो ये दोनों की थ्योरी में फ़र्क है, जेम्स एंड लैंज में और कैनन एंड बार्ट की थ्योरी में। उसके बाद है शाक्टर एंड सिंगर, इस इनकी थ्योरी को टू फैक्टर थ्योरी भी कहते हैं। यहाँ पर ये कहते हैं कि जो इन्वायरमेंट है वो मैटर करता है, कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट की वजह से ही इमोशंस निकल के आते हैं। इन्वायरमेंट का मतलब है आउटर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, कि जैसे सपोज़ किसी की बस छूट गई, उसने देखा कि मेरी बस छूट गई, आज मुझे ऑफिस जाना था, मैं बस नहीं पकड़ पाया, तो उसको ये देखते ही बहुत ज़्यादा अनहैप्पीनेस फ़ील होने लग गई, गुस्सा आने लग गया। तो यहाँ पर क्या है, जो आउटर इन्वायरमेंट है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, वो है वन मिसेस द बस, बस को मिस कर देना। तो ये एक रीज़न था, ये रीज़न था और इसकी वजह से फीलिंग्स अराउज़ हुई हैं। तो यहाँ पर ये यही कहना चाहते हैं कि इन्वायरमेंट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर इन्वायरमेंट की वजह से ही इमोशंस निकल रहे हैं। तो इन्होंने इन्वायरमेंट का नाम दिया है, आउटर जो रीज़न होते हैं, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट,
उसके कारण इमोशंस अराइज होते हैं। तो ये है शैक्टर एंड सिंगर की थ्योरी। उसके बाद मैं ओवरऑल एक बताती हूँ कि इमोशंस को 3 मेजर कंपोनेंट में डिस्क्राइब किया गया है। फिजियोलॉजिकल चेंजेस विद इन द बॉडी, सब्जेक्टिव कॉग्निटिव स्टेट्स, एक्सपीरियंस ऑफ द इंडिविजुअल मीन्स फीलिंग्स, फियर, हैप्पीनेस, एंगर एक्सेट्रा, और तीसरा है एक्सप्रेसिव बिहेवियर। यानी कि फिजियोलॉजिकल चेंजेस मतलब कि जैसे कि आपका कांपना, आपका पसीना छूट जाना, ये क्या है, बहुत ज़्यादा बीपी हाई हो गया, ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं, है ना। और उसके बाद दूसरा क्या है, सब्जेक्टिव कॉग्निटिव स्टेट। यहाँ पे इमोशंस की बात हो रही है कि आपकी जो फीलिंग्स हैं, डर, खुशी, गुस्सा, प्यार, ये सब क्या है, ये दूसरा एक कंपोनेंट है, ये फीलिंग्स हैं। तीसरा इसका कंपोनेंट क्या है, एक्सप्रेसिव बिहेवियर। अब आप उस चीज़ को एक्सप्रेस कैसे करते हैं, कि आपने किसी को बात करते हुए देखा होगा कि बहुत ज़्यादा अगर गुस्से में बात कर रहा है, तो आप देख रहे होंगे कि वो काँपते हुए बोल रहा है, बहुत हाई टोन में बोल रहा है, और पसीना उसका छूट रहा है, इस तरीके से बोल रहा है। तो क्या है, उसका बिहेवियर भी उसके अकॉर्डिंग ही दिखाई देगा। फिजियोलॉजिकल चेंजेस और उसके जो उसकी फीलिंग्स हैं, उन दोनों के मिश्रण से ही उसका बिहेवियर भी निकल के आएगा। उस बिहेवियर से, किसी के भी बिहेवियर से आप देख सकते हैं कि उसके अंदर कौन सा भाव उत्पन्न हो रहा है, और उसकी फिजियोलॉजिकल चेंजेस से भी आप देख सकते, उसके अकॉर्डिंग ही उसकी फिजियोलॉजी भी चेंज होगी। जिन लोगों को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, आपने देखा होगा कि उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई रहता है या हाई जल्दी होता है। इस तरीके से जो लोग बहुत एंजाइटी में जीते हैं, उनका अक्सर जो है पल्स रेट हाई हो जाती है, या उनका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। तो ये क्या है, हमारी जो भी हमारी थिंकिंग, हमारी जो फीलिंग्स है, उसके हिसाब से हमारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी होते हैं, और हमारा बिहेवियर से भी पता चल जाता है कि हमारा मेंटल स्टेट, कॉग्निटिव स्टेट क्या है। तो ये 3 मेजर कंपोनेंट्स इसीलिए इमोशंस के बताए गए हैं। Therefore, emotional adjustment and development is very important and crucial for the proper holistic development of the child. बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक बच्चे को इमोशनली एडजस्ट करना सिखाना। सिर्फ उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट काफ़ी नहीं है कि आप उसका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट करो, सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट पे भी पूरा पूरा काम करना चाहिए, क्योंकि दे बोथ आर इक्वली इंडिस्पेंसिबल, मीन्स कांट लिव विदाउट समथिंग, जिसके बिना हम नहीं रह सकते। अगर इमोशनली आप स्ट्रांग नहीं हो, तो आप कितना भी इंटेलेक्चुअल हो, आप जीवन में सक्सेस उस रेट तक नहीं उस ऊंचाई तक नहीं पा पाएंगे जहाँ पे आपको शांति महसूस होती है। कहीं ना कहीं मन में हमेशा एक बेचैनी, एक अधूरापन लगेगा। सो थैंक यू सो मच गाइज मेरा ये वीडियो देखने के लिए, इमोशंस पर, उनकी थ्योरीज़ पर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करें।